धारा 370, 35 है, श्री राम जन्मभूमि का मसला हो, ढेर सारे इश्यू 60 साल से पेंडिंग थे। मुस्लिम महिलाओं को ट्रिपल तलाक हटाकर न्याय देने की प्रक्रिया हो। नमस्कार, आदाब दोस्तों, हिंद वॉइस में आपका स्वागत है। मैं हूं इकराम। मोदी सरकार ने अपना 1 साल का कार्यकाल पूरा कर लिया है। 30 मई 2019 को शाम 7 बजे राष्ट्रपति भवन में मोदी जी ने दोबारा प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। अब 1 साल हो गया था कल, तो इस पर खबर करना ज़रूरी था, क्योंकि मोदी सरकार ने अपने कार्यकाल की बड़ी बड़ी उपलब्धियां गिनवाई हैं। और कल शाम रात 8-9 बजे अमित शाह यानी कि देश के गृह मंत्री अंजना ओम कश्यप के साथ आज तक चैनल पर इंटरव्यू में दिखाई दिए और तमाम बड़ी उपलब्धियां उन्होंने गिनवाई। बहुत बड़ी बड़ी उपलब्धियां, 60 साल के ऐसे कलंक थे जो उन्होंने गिनवाए कि ये भी हम सब हमने हटा दिए। जैसे उसमें उन्होंने जिक्र किया ट्रिपल तलाक का, उसके बाद धारा 370A का, 35A का, राम मंदिर का, NRC CAA का और लॉकडाउन के पीरियड में आत्मनिर्भर बनने का। तो ये कुछ बड़े फैसले थे। इसके अलावा बैंकों का विलय करने का, ये सारे की गिनती उन्होंने कराई कि हमने ये सब पे काम किया है। तो मैं इस पर चर्चा करूंगा कि हमने पब्लिक का इस पर रिएक्शन क्या था उस वक्त जब ये फैसले हुए थे, क्योंकि पब्लिक की बात जानना जरूरी है। वो नहीं कि 2-4 लोग स्टूडियो में बैठे और वो हमें हाँ मिला हो जाए, हर हाथ खड़े किए जाए कि हाँ हम खुश हैं, जैसे उनके चाटुकार पत्रकार या उनके बैठे बिठाए प्रवक्ता जो सारा दिन उनका गुणगान गाते हैं, उनसे नहीं, सीधा ग्राउंड से या फिर सीधा उनसे जो जिन पर इस फैसले का असर बहुत ज़्यादा हुआ है, जो लोग उसी डिपार्टमेंट से आते थे या उसी जगह से आते थे या जिनके लिए फैसला लिया गया था, उन्हीं से आते हैं। सबसे पहले यहाँ जिक्र करता हूँ मैं ट्रिपल तलाक का। जैसे ही मोदी सरकार 2.0 शुरू हुई, अमित शाह जी ने एक बड़ा फैसला लिया और एक विधायक पास करा दिया, एक बिल पास करा दिया राज्यसभा में भी और लोकसभा में, दोनों में। पिछली बार अटक गया था, 2 बार अटका, तो तीसरी बार में क्लियर करा दिया, दोबारा सरकार बनते ही। अब इस पे मुस्लिम महिलाओं का क्या रिएक्शन आया था, जरा सुनिए उस वक्त उन्होंने क्या कहा था हमारे चैनल से। ये बिल्कुल सही नहीं है, हमारे मजहब के खिलाफ है ये। इतनी बुराइयां हो रही है, इतनी परेशानी और लोग, इतनी महंगाई बढ़ रही है, इसके लिए तो कुछ करते नहीं है वो। मैम, अभी जो 3 तलाक बिल पास हुआ है, क्या आप इसके पक्ष में? नहीं, गलत ही पास हुआ है एक्चुअली, क्योंकि आदमी अंदर चला जाएगा, हस्बैंड जब अंदर चला जाएगा तो बच्चों को कौन देखेगा जी, परंतु वाइफ का क्या होगा, क्या बच्चों का खर्चा कौन उठाएगा जी, ये है ना सबसे बड़ी प्रॉब्लम जी, परंतु सरकार स्कूल की फीस है, एजुकेशन है, तो बच्चे तो सब चीज़ों में पीछे चले जाएंगे ना। जी, और समाज भी उनको क्या किस नाम से देखेगा, उनका बाप उनके साथ नहीं होगा तो बच्चों का क्या होगा। सबसे बड़ी बात, बच्चों का क्या होगा, फैमिली खत्म हो जाएगी बिल्कुल। इसमें 3 साल की सजा का प्रावधान किया गया है। हाँ, तो बिल्कुल गलत है। कुछ और ऑप्शन होना चाहिए, कुछ और होना चाहिए। इसके बारे में मुस्लिम महिलाओं को खाली तलाक के लिए खाली न्याय मिल रहा है, बाकी चीजों के लिए न्याय नहीं दिलवा सकते हैं वो। परंतु अभी तक 345 मामले हैं जो ट्रिपल तलाक के सामने आ चुके हैं। हाँ, वो ठीक है, जो भी मामले होंगे हमें नहीं पता, लेकिन ये तलाक के लिए खाली उनको महिला दिख रही है, बाकी चीजें महिला से गलत हो रहा है वो उनको नजर नहीं आ रहा। मुस्लिम महिलाओं के साथ जो अल्लाह के रसूल का फरमान है वो सही है, बाकी ये जो अब जो हुआ ये अच्छा हुआ या गलत हुआ ये मुझे नहीं पता। तो ये वीडियो आपने देखी, मुस्लिम महिलाएं किस कदर नाराज थी सरकार के इस फैसले पर। उन्होंने कहा कि शरीयत के हमारे उसमें दखल अंदाजी की और बहुत सारी बातें इन्होंने कही। दूसरी बात यह है कि ये ग्राउंड रिपोर्ट थी उस वक्त जब ये फैसला लिया गया था। वो महिलाएं नहीं है कि स्टूडियो में बिठा दी 2-4 को और वही सभी स्टूडियो में दिखाई दे रही हैं और एक तरह का गुनगान गा रही है, मिठाई खा रही हैं। आप लोगों ने देखा होगा कुछ लोग ऐसे थे जहाँ खुशी मना रहे थे, लेकिन दूसरे मोहल्ले में जाए जिनके लिए फैसला बनाया गया था वहाँ ज़रा से भी खुशी नहीं थी। तो इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जिन लोगों के लिए बनाया गया था वो तो खुश ही नहीं थे। एग्जाम्पल के तौर पे ये महिला, ये ग्राउंड रिपोर्ट। अब दूसरे चलते हैं दूसरे बड़े फैसले की तरफ जो इसके तुरंत बाद आया। वो आया था कश्मीर से धारा 370 हटाना। ठीक है, कश्मीर भारत का एक अभिन्न हिस्सा है और वो एक संविधान, एक विधान ही पूरे देश में लागू होना चाहिए और मोदी सरकार ने वो भी किया, लेकिन जिस तरीके से किया उस पर बहुत सारे सवाल खड़े हुए थे, क्योंकि लाखों कश्मीरी बाहर थे जिनका अपनी फैमिली से कॉन्टैक्ट खत्म हो गया था, जो बहुत परेशान थे। ज़रा सुनिए इस रिपोर्ट में, जिस वक्त हमने बात की स्टूडेंट से, जो छात्राएं थे उनसे, जो देख लीजिए आप, ज़रा सुनिए। आज मैं इस उम्मीद से उठाती हूँ कि शायद ये कश्मीर से कॉल हो। 370 हट गया आर्टिकल, इट्स ओके। बहुत उस दिन 5 अगस्त था कि अचानक से 370 हट गया। 4 अगस्त रात को मेरी बात हुई थी कि बिल्कुल पता नहीं था कि शायद हटेगा या ऐसा कुछ, अचानक से 5 अगस्त से हट गया। सर कोई कहते एक इन्फॉर्मेशन नहीं तब से है मेरे पास, एक नहीं। यहाँ
इतने टाइम से सोच रहे थे, नहीं तो हम क्यों प्रोटेस्ट आएंगे करने के लिए, या कुछ तो बात होगी। अब तो हद हो चुकी है। सर हमारी ज़िंदगी में जो हम अपने घर से दूर आके रहते हैं, पढ़ाई करने के लिए रहते हैं, हमें हर रात चाहिए कि जब हम पढ़ने के बाद घर पे सोने से पहले हम अपने माँ बाप से एक बार बात कर लें, उनकी आवाज़ सुन लें। बट मैं अपने दोस्तों से देखता हूँ कि उन्हें 30 दिन 28 दिन हो जा रहे हैं, वो उन्हें अपने घर वालों की उन्होंने आवाज़ नहीं सुन रखी है। यहाँ पे सब कुछ बंद है, लोग अपने ही लोगों से बात नहीं कर पा रहे, एंड उनके दिमाग पे क्या बीत रही है वो सोचना ही हमारे लिए, हम बहुत ही प्रिविलेज स्टेट से बोल रहे हैं कि ऐसा होगा वहाँ पे और ऐसा ये होगा, बट उस जगह की तो अपनी खुद की आवाज़ ही नहीं है ना, तो उस जगह को उसकी खुद की आवाज़ देनी चाहिए, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है एक डेमोक्रेसी की। तो इस फैसले से ये कश्मीरी भी खुश नहीं थे, खासकर क्योंकि कश्मीर में अभी भी शटर डाउन है एक तरह से। सबसे पहले वहाँ पहले एक तरह लॉकडाउन वहीं पे चल रहा था और कश्मीरी को एक तरह से नज़रबंद हो गया था। बड़े बड़े मंत्री सब नज़रबंद थे अपने घरों पर। तो ये कश्मीरी छात्र इनका ये कहता है कि इनके अपने माँ बाप से बात नहीं हो पा रही है और ये महीनों से परेशान है, पैसे के लिए, फीस के लिए, बहुत सारी चीज़ों की परेशानी इन्हें उठानी पड़ रही थी उस वक्त जिस वक्त ये फैसला हुआ था। अब चलते हैं तीसरे बड़े फैसले की तरफ जो आया था राम मंदिर को लेकर। देखिए राम मंदिर के फैसले से पूरा देश खुश था, हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, लेकिन मोदी सरकार ने अचानक रंजन गोगोई को राज्यसभा भेजकर एक सवाल खड़ा कर दिया। ठीक है, उसके बाद कुछ लोगों ने ऐतराज़ बहुत जताया था राम मंदिर के आने के बाद। कुछ लोग बहुत ज़्यादा नाखुश भी थे, वो भी मैं चाहता हूँ वो भी आप लोग सुनिए। देखिए हमें दिली तकलीफ़ पहुंची है, इसलिए नहीं कि वहाँ मंदिर बनेगा, बल्कि इसलिए कि वहाँ जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर फैसला हुआ वो सरासर नाइंसाफ़ी है। हमें इससे बहुत तकलीफ़ पहुंची है। तो यहाँ पे ये पक्ष बिल्कुल खुश होता हुआ दिखाई नहीं देता। इनका कहना था कि जानबूझकर हारे हैं मुस्लिम पक्षकार ये वाला केस, क्योंकि हो सकता है उसके एवज में बहुत सारा कुछ मिल गया हो। तो ये लोग नाखुश थे, यानी कि ये भी एक बड़ा फैसला था। अब ध्यान रखिए जितने बड़े फैसले गिनवाए हैं उन पे मैंने ग्राउंड रिपोर्ट पे जाकर खबर की थी, पब्लिक उससे किस तरह से नाराज थी, खासकर वो लोग जिनके लिए ये फैसले किए गए थे। अब चलते हैं बैंकों की तरफ। बैंकों का विलय हुआ और उससे बैंक कर्मी कितने खुश थे या कितने नाराज थे वो भी जरा आप सुन लीजिए। जब बहुत सारे बैंक मैनेजर से मैंने बात की थी, वो धरना प्रदर्शन करने आए थे इस बात को लेकर दिल्ली जंतर मंतर पर, तो आप लोग जरा वो भी देख लीजिए। देखिए मैं तो यही कहूंगा कि बैंकिंग इंडस्ट्री ज्वाइन ही ना करे। वो 4-5 घराने हैं इंडस्ट्री जिनको ये बेनिफिट देना चाहते हैं। एक टाइम था बैंक की सैलरी बेस्ट सैलरी पैकेज हुआ करता था, अब सैलरी के मामले में बैंक सबसे पीछे रह गया। तो देश की बर्बादी की तरफ ये लेके जा रहे हैं। और मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में हूँ। आप बताएं क्या क्या दिक्कत आ सकती है विलय करने से? देखिए विलय करने से मैंने आपको पहले बताया अपॉइंटमेंट खत्म हो जाएंगी सारी। जो नए बच्चे जो इन्होंने रोजगार की प्रॉमिस किया था कि नई न्यू जनरेशन को हम मैक्सिमम रोजगार देंगे, तो जब बैंक मर्ज कर देंगे, विलय कर देंगे बैंकों का, जिस बैंक में 100 बंदे एक बैंक के लिए करते थे, अब ये विलय करने के बाद जैसे 5 बैंकों का विलय करने के बाद वैकेंसी 100 ही रह जाएगी। तो जो न्यू जनरेशन आ रही है वो फिर रास्तों में ऐसे ही चलती रहेगी। कोई मतलब उनको, यानी कि जो लोग बैंकों की पढ़ाई कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं बैंक में आने के लिए, उन लोगों का रास्ता खत्म हो गया है। खत्म हो गया। अब तो मैक्सिमम लोग बैंक में आना भी नहीं चाहते। देखिए ये इनकी स्ट्रेटेजी है, ये चोरी से काम करते हैं। कोई भी काम करना हो पब्लिक को हिंदू मुस्लिम में भिड़ा दिया, रातों रात कुछ काम करके। आप लोगों ने जो इतने लोन दिए हुए हैं पूंजीपतियों को, उनके जो एनपीए हो रहे हैं उनकी वजह से लॉस हो रहा है। देखो अगर ये जितने भी बैंक हैं ये सबको 3 या 4 बड़े बैंक बनाने में लगे हुए हैं, तो कंपटीशन बिल्कुल खत्म हो जाएगा आपका। जब से ये न्यूज़ उन्होंने रिवील की है कि बैंकों का मर्जर हो रहा है, तो आइडेंटिटी कस्टमर जो एक बैंक से जुड़ा हुआ है, इतने सालों से जुड़ा हुआ है, उसको अपने आइडेंटिटी खोने का चक्कर डर लग गया है। 10 या 12 बड़े बैंक बनाने जा रहे हैं। आप 5 साल बाद देखिएगा इन 10-12 बैंकों को फिर से मर्ज करके 2 या 3 बैंक बना देंगे। इसका असर क्या होगा सर? नौकरियां खत्म। बिल्कुल नौकरियां खत्म, बेरोजगारी बढ़ेगी, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। तो ये बैंक कर्मियों का भी हाल आपने देख लिया है, किस कदर नाखुश थे और इनका कहना था अब तो बैंक की तरफ आप आना ही छोड़ दे, जॉब की तैयारी करना छोड़ दे बैंकों के लिए। बैंकों में अब कोई करियर नहीं रहा, क्योंकि ये सारा विलय होने के बाद एक लिमिटेड दायरा होकर रह जाएगा और नई रिक्रूटमेंट भी बंद हो जाएंगी, नई वैकेंसी बिल्कुल खत्म हो जाएंगी। तो ये हाल था, यानी कि ये वाला फैसला भी एक तरह से जो हुआ गलत साबित हो रहा था बैंक कर्मियों के अनुसार। यानी बैंक कर्मी इस बात को बता रहे हैं। मैंने कहा ना जिन लोगों के लिए फैसला किया गया मैं उन्हें उन सब से बात की थी। ये सारी ग्राउंड रिपोर्ट है उस बात का सबूत कि जब कभी बात का उपलब्धियां गिनाई जाएगी तो हम लोग ये चीज़ दिखाएंगे। अब मैं आपके सामने रख रहा हूं। अब एक और चीज़ पर चलते हैं, एनआरसी सीए को लेकर, जिसको लेकर बहुत बड़ा बवाल मचा। यहाँ पर मैं ज़्यादा खबर आपको नहीं दिखाऊंगा, ज़्यादा बड़ी वीडियो, क्योंकि आप लोग पिछले 3-4 महीने से लगातार आपने देखी है। लॉकडाउन से पहले लगातार देश में एनआरसी सीए को लेकर ही प्रोटेस्ट चल रहा था, जिसको लेकर दिल्ली में बहुत बड़ा दंगा भी हुआ, बहुत सारे लोगों की मौत भी हुई। तो लेकिन 2 मिनट की वीडियो भी मैं आपको दिखाना चाहता हूं, जहां पे मुस्लिम महिलाओं ने ही प्रधानमंत्री से कहा था कि आप हमारे भाई हैं, आप हमारे बारे में ऐसा कैसे सोच सकते हैं। तो वो भी एक बार जरा सुन लीजिए।
मोदी जी बहुत बड़े फेंकू हैं, तो हमें तकलीफ होती थी कि अरे कैसे कह रहे हो। बहन बनाकर ऐसा भाग लिए कि कहीं अता पता ही नहीं कि बहन हमारी किस हाल में है। बहनों के लिए देखिए, उन्होंने जिस तरीके की हरकतें की हैं और ये बहनों के आड़ में खड़े होकर जिस तरह के बहनों को शिकार किया है ना, तो ये इतना निंदनीय है। मतलब अल्फाज नहीं है कि उसमें उनको क्या कहा जाए। कि हम तो ढूंढ रहे हैं भाई कहाँ गया, भाग गया। भाई भाग लिया, सर पे हाथ नहीं, और इतनी हमदर्दी जताते थे कि बेचैनी में वो रात में सोते भी नहीं थे। लेकिन आज वो बेचैनी न जाने बहनों की कहाँ चली गई, कुछ आता ही पता नहीं है। कि बच्चे 70 दिन से ज़्यादा हमारी महिलाओं को हमें यहाँ बैठे हो गया। मुस्लिम परिवार को जब बचपन में देखता था अंगीठी पे चूल्हे पे रोटी खाना बनाते हुए, तो मुझे बड़ा दुख होता था। मैं उनके लिए ये योजना लाया हूँ। फिर मैं मुस्लिम परिवारों में तलाक के मामले देखता था, मुझे बड़ा दुख होता था। आज जब लाखों की तादाद में महिलाएं, मुस्लिम महिलाएं सड़कों पर हैं, तो उनके कान पे जू तक नहीं देखती। कसीदे पढ़ने में बहुत माहिर हैं, मतलब इतना एक्सपीरियंस होल्डर प्राइम मिनिस्टर पहली बार शायद हमने देखा है कि पालक कब कैसे बदलना है, कब अपने जुमलों को बदलना है। शायद इससे बेहतर मुझे नहीं लगता कि इससे पहले भी कोई प्राइम मिनिस्टर रहा हो। और जिस तरीके की पूरे देश की आज दुर्दशा हो गई है, ये तब भी फ़र्क नहीं पड़ रहा है। बहनें तो बहनें, मतलब आप बताइए कि बराबरी की हिस्सेदारी औरतों की है इस देश के अंदर, क्या उससे कम है? बराबरी की हिस्सेदारी है। बावजूद इसके आज जिस तरीके से सरकार, इससे पहले कभी हमने नहीं देखा कि इस तरह का रवैया अख्तियार किया हो। 2014 के बाद से जो हमारी बहनों ने झेला है, शायद वो कभी ज़िंदगी में भुलाया नहीं जा सकता है। ये तारीख अमर रहेगा। तो इन मुस्लिम बहनों, मोदी जी की बहनों को भी आपने सुन लिया, जो मोदी जी को अपना भाई बताती हैं और वो कह रहे हैं कि मोदी जी ने हमारे लिए, अपने बहनों के लिए कुछ सोचा ही नहीं है। एक तरफ हमें बहन बोलते हैं, दूसरी तरफ हमें इस मुकाम पर लाकर छोड़ दे कि हमें सड़क पर उतरना पड़ रहा है। उनकी बात सुनी नहीं जा रही है। और लॉकडाउन से पहले कोई सोल्यूशन निकला नहीं था शाहीन बाग को लेकर या और प्रोटेस्ट को लेकर। वो तो लॉकडाउन हुआ कोरोना की वजह से, और कोरोना के चलते सारे प्रोटेस्ट खत्म करने पड़े। लेकिन अब मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ, ये जो बड़े फैसले मोदी जी ने गिनवाए हैं, इन सब को लेकर उसी फील्ड के, उसी जगह के लोगों में नाराजगी रही, तो फिर किस बात की उपलब्धियां सरकार ने गिनवाई है? सरकार ने किस बात की उपलब्धियां आप देख ही रहे हैं। लॉकडाउन में क्या चल रहा, आत्मनिर्भर बनाने की बात की गई है। लाखों मजदूर अभी भी सड़कों पर हैं और लाखों मजदूर बेचारे किसी तरह अपने घर पहुंचे हैं। करोड़ों की संख्या ये कुल मिलाकर बैठ जाते हैं, जिसमें बहुत सारे मजदूरों की मौत भी हो गई थी। कोई ट्रेन से कटकर मर गया था, कोई भूख से मर गया था, किसी का एक्सीडेंट बहुत बुरी तरह से हुआ। तो ये हालात हमारे सामने हैं। तो एक साल में कितनी ज़्यादा उपलब्धियाँ सरकार के अनुसार ये सारी उपलब्धि हैं, जिनमें हर तरह का आदमी नाराज दिखाई दे रहा है। आप लोगों को क्या कहना, नीचे कमेंट में बताइए। साथ ही खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।